अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ये स्टार्ट करते हैं आज से। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भारत और फ्रांस, सबसे पहले भारत और फ्रांस के बीच में कौन कौन से क्या संबंध है और ये इम्पोर्टेंट क्यों है। और अभी इसमें कुछ चीज़ें और आपको देखने को मिलेंगी कि किसी किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष कोई जो है भारत की यात्रा पर आए हैं और यहाँ से प्रधानमंत्री जी ने जो है कुछ देशों की यात्रा भी की है। ठीक है, तो वो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। यात्राओं का क्रम कभी कभी पूछ लेता है, तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे कौन कौन सी बातें इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलिए देखो, सबसे पहले बात करते हैं भारत फ्रांस। तो भारत फ्रांस में देखोगे आप, मोदी जी जो है इन्होंने जून 2026 में 13 से 14 जून और 16 से 18 जून के बीच में फ्रांस की यात्रा की थी। फ्रांस यूरोपियन कंट्री है, आपको पता है। 14 जून को फ्रांस के नीस शहर, कौन सा शहर है, नीस शहर का नाम है नीस। तो नीस शहर के विला कैरलॉस, तो विला कैरलॉस में प्रधानमंत्री मोदी जी और फ्रांस के राष्ट्रपति जो है मैक्रो, एमेनुअल मैक्रो के बीच में द्विपक्षीय वार्ता हुई है। ऑब्वियस सी बात है, ये हर चीज़ में कॉमन मिलेगा ये लाइन की, दोनों राष्ट्र अध्यक्षों के बीच में द्विपक्षीय वार्ता हुई है। तो बातचीत जब होती है तो मैंने बताया था आप लोगों को कि या तो कुछ इवेंट कोई इम्पोर्टेंट होता है वहाँ पे, तो उसका उद्घाटन वगैरह भी किया जाता है, या फिर दोनों देशों के बीच में कुछ एमओयू साइन होते हैं। ठीक है, और द्विपक्षीय समझौते होते हैं इस तरीके से। तो यहाँ देखो, प्रधानमंत्री मोदी जी और मैक्रो ने संयुक्त रूप से नीस में भारत इनोवेट्स 2026, तो भारत इनोवेट्स 2026 का उद्घाटन किया है। ठीक है, एक ये लाइन इंपॉर्टेंट है। और शिक्षा मंत्रालय की पहल के तहत यहाँ पर भारत डीप टेक स्टार्टअप, भारत डीप टेक स्टार्टअप को वैश्विक मंच प्रदर्शित करने का एक प्लेटफॉर्म है, जिसमें यहाँ पर एआई, सेमीकंडक्टर, स्पेस टेक्नोलॉजी और मिड टेक जैसे क्षेत्रों में 120 भारतीय नवोन्मेषकों, 15+ उच्च शिक्षण संस्थानों और 500 से अधिक वैश्विक हितधारकों ने हिस्सा लिया था, यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, ज़्यादा खास यहाँ पर नहीं, बस इतना याद रखना कि भारत डीप टेक स्टार्टअप को वैश्विक मंच में प्रदर्शित करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदर्शित किया गया है यहाँ पे, जिसमें ये बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। यहाँ देखो, ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि भारत और फ्रांस के बीच में द्विपक्षीय व्यापार को अगले 5 वर्षों में दुगना करने का टारगेट इन्होंने रखा है। अगले 5 सालों में दुगना करेंगे जो भी व्यापार है उसको। और फ्रांस उन देशों में से है जो यूपीआई का इस्तेमाल भी कर रहा है। ठीक है, तो भारत में यहाँ पे भारत का जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इसके बढ़ते उपयोग की सराहना भी की गई है फ्रांस में। और कुछ एमओयू साइन हुए हैं, यहाँ पर देखो, ये एमओयू साइन हुए हैं, सारे पढ़ने की जरूरत नहीं है या रटने की जरूरत नहीं है, ये सब के सब। ठीक है, तो भारत फ्रांस नवाचार रोडमैप 2030, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रशासन पर केंद्रित एक संयुक्त भारत फ्रांस एआई कार्य समूह। आवाज क्लियर आ रही है आप लोगों को? ठीक है, और फ्रांस में भारत की रियल टाइम भुगतान प्रणाली के उपयोग की संभावना को विस्तार करने की बात कर रहे हैं। कई सारे एमओयू साइन हुए यहाँ पर, तो सब रटने की आवश्यकता नहीं, एक बार देखना चाहो तो देख सकते हो, ज़्यादा खास नहीं है। ये देखो एक चीज़, भारत के विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग तथा फ्रांस के INRIA, इनके बीच में एक डिजिटल विज्ञान केंद्र की स्थापना की बात हुई है, एक एमओयू साइन हुआ है। ठीक है, और भारतीय आयुर्वेदिक अनुसंधान परिषद और फ्रांस के हेल्थ डेटा हब के बीच में एक आशय पत्र पर साइन हुआ है। ठीक है, तो ये एमओयू साइन हुए हैं। और अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करना है, उसके लिए एक उच्च स्तरीय तंत्र की स्थापना कर दी। ठीक है, ये कुछ बातें हैं। नेक्स्ट देखो,
यहाँ पर माइक्रोग्रेविटी अनुसंधान और मानव अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में सहयोग के लिए इसरो के बीच में और CNES इनके बीच में एक आशय पत्र पर एक इनके बीच में भी साइन हुआ है। ठीक है, तो इंडिया की जो अंतरिक्ष अन्वेषण एजेंसी ये इसरो है और वहाँ की ये है CNES। और नीस यात्रा के बाद 14 जून 2026 को मोदी जी स्लोवाकिया की यात्रा पर चले गए यहाँ से। ठीक है, 14 को गए थे और 16 को ये वापस आए दोबारा से फ्रांस में। क्यों आए थे? क्योंकि यहाँ पर इनको समिट में पार्टिसिपेट करना था। ये देखो 16 से 17 जून को फ्रांस के एवियन लेस बेंस में आयोजित 52वां G7 शिखर सम्मेलन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो G7 शिखर सम्मेलन में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, इसको आपको याद रखना है, G7 शिखर सम्मेलन। और 18 जून 2026 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने पेरिस में भारतीय समुदाय को संबोधित किया और यूरोप के सबसे बड़े प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप आयोजन वीवाटेक, यूरोप का सबसे बड़ा प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप आयोजन हुआ है जिसका नाम है वीवाटेक सम्मेलन, यहाँ पर उन्होंने पार्टिसिपेट भी किया है। ठीक है, और हालांकि इससे पहले मैक्रो, इन्होंने बताया कि मैक्रो जो है 2026 में फरवरी में ये भारत की यात्रा पर भी आए थे और इस यात्रा के दौरान उन्होंने नई दिल्ली में आयोजित AI इम्पैक्ट समिट कहाँ पर हुआ था? तो AI इम्पैक्ट समिट हुआ था नई दिल्ली में, ये याद रखना। AI इम्पैक्ट समिट नई दिल्ली में हुआ था जिसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया था फ्रांस के राष्ट्रपति जी ने। ठीक है, और मोदी जी के बीच में वार्ता हुई है और दोनों नेताओं ने भारत फ्रांस नवाचार वर्ष 2026 का शुभारंभ भी किया है। ठीक है, यहाँ देखो वर्ष 2023 में सामरिक साझेदारी की 25वीं वर्षगांठ को अपनाया गया और होराइजन क्षितिज 2047 रोड मैप अब इस नई साझेदारी का मार्गदर्शक दस्तावेज बनेगा। अब ये क्या है? होराइजन 2047 जो है वो भारत और फ्रांस के बीच में 2023 में जो यात्रा हुई थी उसकी यात्रा के दौरान सामरिक भागीदारी की 25वीं वर्षगांठ के मौके पर अपनाया गया था इसको, होराइजन 2047। और इसका मोटिव क्या था कि दोनों देशों के बीच में रक्षा, अंतरिक्ष, तकनीकी जैसे क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देना। ठीक है, इसका मेन मोटिव था। तो होराइजन 2047 अगर पूछे तो भारत और फ्रांस के बीच में एक तरीके से एक समझौता है या एक दोनों के बीच में दोनों के बीच में एक समझौता अपनाया गया है, ऐसे याद रख लो इसको। ठीक है, दस्तावेज दोनों ने अपनाया है इसको। वर्ष 2030 तक फ्रांस में भारतीय छात्रों की संख्या को 10,000 से बढ़ाकर 30,000 करने का टारगेट भी रखा है कि फ्रांस में भारतीय छात्र जो पढ़ने जाते हैं तो 10,000 पढ़ने जाते थे, बढ़ाकर 30,000 करने का टारगेट इन्होंने रख दिया। ठीक है, फ्रांस ने वर्ष 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु क्षमता हासिल करने के भारत के लक्ष्य की सराहना भी की है। और ये टारगेट याद रखना कि भारत का जो टारगेट कितना है, भारत का टारगेट है कि 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करेंगे। ठीक है, यहाँ देखो कुछ घोषणाएं और हुई थी यहाँ पे। तो भारत फ्रांस इनोवेशन नेटवर्क का शुभारंभ किया गया है और भारत सरकार और फ्रांस के बीच में रक्षा सहयोग के बीच में भी समझौता हुआ है। और भारत की जो कंपनी है भेल, ठीक है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भेल और फ्रांस के सफरॉन, इनके बीच में भारत में हैमर मिसाइलों के उत्पादन हेतु एक संयुक्त उद्यम स्थापित करेंगे, ये बात भी हुई है। ठीक है, इसको याद रखना। और राफेल विमान जो है ये कहाँ से मंगाते हैं? भारत कहाँ से मंगाता है? फ्रांस ही खरीदता है। ठीक है, और भारत फ्रांस डिजिटल विज्ञान और प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना संबंधी घोषणा भी की गई है। तो यहाँ देखो एम्स नई दिल्ली में स्वास्थ्य में कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर भारत फ्रांस केंद्र का शुभारंभ। ठीक है, तो नई दिल्ली में जो है
हेल्थ सेक्टर में एआई आधारित भारत फ्रांस केंद्र का शुभारंभ भी करेंगे। ठीक है, फ्रांस ने 19 मई 2026 को पेरिस में नो मनी फॉर फॉर टेरर नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन की मेजबानी भी की, जिसमें भारत ने भाग लिया। ठीक है, इसको याद रखना, पेरिस में हुआ है नो मनी फॉर टेरर, इसमें पार्टिसिपेट किया है इंडिया ने। अब इसी बीच ये मोदी जी यहाँ पे भी गए थे, स्लोवाकिया। अब स्लोवाकिया गए हैं तो स्लोवाकिया के राष्ट्रपति कौन है ये देख लो। इन्होंने स्लोवाकिया की यात्रा की है, ऐतिहासिक यात्रा करी है। 1993 में स्लोवाकिया के एक स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद ये किसी भी प्रधानमंत्री की वहाँ पहली यात्रा है, ये लिखा हुआ है। और राजधानी क्या है? ब्राटिस्लावा। ये देखो, ब्राटिस्लावा पहुँचने पर मोदी जी का पारंपरिक स्लोवाक संस्कृति के अनुसार जो है ब्रेड और नमक के साथ स्वागत किया गया। और स्लोवाकिया के राष्ट्रपति कौन है? पीटर पेलेग्रिनी। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। राष्ट्रपति वहाँ के ये हैं, पीटर। ठीक है, तो पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री मोदी को स्लोवाकिया के सर्वोच्च सम्मान है वहाँ का, द ऑर्डर ऑफ द वाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास, ठीक है, इससे सम्मानित किया है। इसको याद रखना, डबल क्रॉस। ये कहाँ का सम्मान है? तो ये स्लोवाकिया का है, ये सर्वोच्च सम्मान, राष्ट्रीय सम्मान, ये उनको दिया गया। और प्रधानमंत्री मोदी ने स्लोवाक प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको के साथ द्विपक्षीय वार्ता करी है। देखो, राष्ट्रपति तो ये है पीटर पेलेग्रिनी, और वहाँ के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको, उनके साथ भी बातचीत हुई है। कई सारी चीज़ों को लेकर बातचीत हुई है, जो है डिफेंस में, और ये देखो व्यापार है, अंतरिक्ष है, ये सब खैर इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता। ठीक है, कई सारी चीज़ों पे, इन्हीं चीज़ों पे मेनली, इन्हीं बातों पे एग्रीमेंट समझौते चल रहे हैं हर देश के साथ। और इसके बाद यहाँ देखो, इसके बाद उन्होंने ब्राटिस्लावा में टॉम ऑफ दी अननोन सोल्जर, द्वितीय विश्व युद्ध में बहुत सारे सैनिक जो है अज्ञात सैनिक थे, तो जो मारे गए थे, तो यहाँ पर उनका जो स्मारक है, शहीद हुए जो सैनिक हैं उनको पुष्पांजलि भी अर्पित करी है इन्होंने, मोदी जी ने यहाँ पे जाके। ठीक है, टॉम ऑफ दी अननोन सोल्जर ब्राटिस्लावा में, यहाँ पे राजधानी है किसकी? स्लोवाकिया की राजधानी है ब्राटिस्लावा यहाँ पे। बाकी देखो, स्लोवाकिया गए तो यहाँ पर भी देखो एमओयू, कई सारे एमओयू साइन हुए हैं। डिफेंस में सहयोग संवर्धन हेतु आशय पत्र, ये डिजिटल प्रौद्योगिकी, इनको रटने मत लग जाना। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है वो बातें बता देंगे आप लोगों को पहले ही। ठीक है, बहुत सारे एमओयू साइन हुए हैं। ठीक है, इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है, हटाओ। नेक्स्ट देखो, इसको नहीं पढ़ना है, हटाओ। यहाँ देखो, भारत और वेनेजुएला। वेनेजुएला के बारे में बात करें तो ये वेनेजुएला जो है वो दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? दक्षिण अमेरिका में वेनेजुएला। ठीक है, और एक यहाँ पर लेक मिलेगी आपको, कौन सी? मरिकेबू लेक। अगर आपने पढ़ा होगा, मरिकेबू लेक जो है ये ऑयल प्रोडक्शन के लिए जानी जाती है, मरिकेबू लेक। और दुनिया का सबसे ऊंचा वाटरफॉल, जलप्रपात, कौन सा? एंजल, वो यहीं मिलेगा आपको, वेनेजुएला में ही। ठीक है, वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज। राष्ट्रपति कौन है? डेल्सी रोड्रिगेज। इन्होंने 3 से 6 जून 2026 को भारत की यात्रा की है, तो ये भारत की यात्रा पर आई थी। ठीक है, डेल्सी। और नई दिल्ली में जो अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन जो आयोजित किया गया, उसमें भी उन्होंने पार्टिसिपेट करने वाली थी, लेकिन ये स्थगित हो गया था। ठीक है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो समिट है। इसकी नहीं आ रही क्या?
एक मिनट। ठीक है, देखो वेनेजुएला अगर पूरी दुनिया में रखना संचित तेल भंडार में टॉप पर है वेनेजुएला में। और वेनेजुएला विश्व में, देखो यहाँ लिखा है, सबसे बृहद प्रमाणित तेल भंडारों वाला देश है ये वेनेजुएला, तथा अब वेनेजुएला भारत के प्रमुख तेल आपूर्तिकर्ता में से भी एक है, तेल की आपूर्ति भी करते हैं। नेक्स्ट देखो, भारत म्यांमार के बीच बात करते हैं, भारत और म्यांमार। तो म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग ह्लाइंग, इन्होंने 30 मई से 3 जून 2026 के मध्य में भारत की 5 दिवसीय आधिकारिक यात्रा करी है। ठीक है, तो म्यांमार के राष्ट्रपति यहाँ इंडिया आए हैं, यू मिन आंग याद रख लो। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय विकेट अलायंस शिखर सम्मेलन में भागीदारी से जुड़ी थी, पर सम्मेलन में स्थगित होने के बाद यह यात्रा पूर्णतः द्विपक्षीय यात्रा के रूप में हुई। ठीक है, तो इंटरनेशनल विकेट अलायंस जो ये कहाँ पे होने वाला था, नई दिल्ली में, और इसका हेडक्वार्टर भी तो नई दिल्ली में ही है। ठीक है, इंटरनेशनल विकेट अलायंस का, तो ये स्थगित हो गया था। और 30 मई को बिहार के बोधगया में राष्ट्रपति हिलाइंग ने ऐतिहासिक महाबोधि मंदिर और महाबोधि ध्यान केंद्र और सुजाता मंदिर में प्रार्थना करी है। ठीक है, जो बिहार पीछे दे रहे हैं वो ध्यान देना है चीज़ पे, सुजाता मंदिर कहाँ पर है और ये महाबोधि मंदिर। 31 मई को राष्ट्रपति हिलाइंग ने नई दिल्ली में UMFCCI और CII और जो फिक्की है द्वारा आयोजित भारत म्यांमार बिजनेस कॉन्क्लेव को संबोधित भी किया है। बस इसको देख लो, इसको याद मत करना। और मोदी जी ने जो है म्यांमार के राष्ट्रपति के बीच में, एक नई दिल्ली में इनकी बीच में वार्ता हुई है, राष्ट्रपति के बीच में और यहाँ मोदी जी के बीच में। ठीक है, और 2 से 3 जून को मुंबई का दौरा किया, जहां उन्होंने व्यापार एवं उद्योग जगत से वार्ता की और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी बंदरगाह का भी दौरा किया। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह ये कहाँ पर है? मुंबई। इसका एक नाम और है, कौन सा? न्यावा सेवा ना। हाँ, न्यावा सेवा। प्रधानमंत्री मोदी के साथ संपन्न द्विपक्षीय वार्ता में दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय विकास के लिए कालादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कालादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। अगर पूछे कि कौन कौन से देशों के बीच में है कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट, जो है ये भारत और म्यांमार के बीच में है। ठीक है, तो भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग को शीघ्र पूरा करने की प्रतिबद्धता जताई। ठीक है, तो ये याद रखना। तो कालादान मल्टी मॉडल अगर पूछे जो प्रोजेक्ट है कौन कौन से देशों के बीच में है, तो ये भारत और म्यांमार के बीच में है, बस इतना याद रखना। ठीक है, और अच्छा एक क्वेश्चन बताओ, भारत और म्यांमार के बीच में सबसे लंबी जो रेखा है किस राज्य की लगती है? भारत की सबसे लंबी सीमा किस राज्य की टच होती है म्यांमार से? अरुणाचल। अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, और भारत और म्यांमार के बीच में एक पर्वत श्रृंखला है जो दोनों देशों के बीच में प्राकृतिक सीमा का निर्धारण भी करती है। कौन सी पर्वत श्रृंखला? अराकान योमा। ठीक है, अराकान योमा पर्वत दोनों देशों के बीच में मिलेगा, भारत और म्यांमार। यहाँ देखो, अब बात करते हैं साइप्रस की। साइप्रस जो है ये आपको कहाँ मिलेगा? भूमध्य सागर में। ठीक है, तो मेडिटेरियन सी में पड़ता है ये साइप्रस। और भारत और साइप्रस के बीच में क्या कौन कौन सी वार्तालाप हुई है? तो यहाँ पर देखोगे भूमध्य सागरीय साइप्रस की जो राष्ट्रपति हैं निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स, इनका नाम याद कर लो। ठीक है,
तो मैचिंग में क्वेश्चन बन सकता है कि राष्ट्रपति कौन है, किस देश के कौन से राष्ट्राध्यक्ष हैं, राष्ट्रपति हैं, तो पता होना चाहिए। तो यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं इन्होंने भारत की यात्रा की है, भारत की राज की यात्रा पर रहे हैं, ठीक है। और क्या क्या बातें हुई हैं, हैदराबाद में मोदी जी के बीच में और इनके बीच में वार्तालाप हुई है, और यूरो बैंक के मुंबई प्रतिनिधि कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, और मुंबई में साइप्रस का व्यापार केंद्र खोलने की घोषणा हुई है, ठीक है। कहाँ खोलेंगे? मुंबई में साइप्रस का व्यापार केंद्र। यहाँ देखो, साइबर खतरों से निपटने के लिए साइबर सुरक्षा संवाद और प्रवासियों की सुविधा के लिए वाणिज्यिक दूतावास संवाद स्थापित करने पर सहमति बनी है, ठीक है। और 18 मई 2026 को पहला भारत साइप्रस अंतरिक्ष दिवस आयोजित हुआ है, ये याद रखना, पहला भारत साइप्रस अंतरिक्ष दिवस। बाकी इतने सारे एमओयू साइन हुए हैं, आतंकवाद से निपटने के लिए, राजनयिक प्रशिक्षण के लिए, नवाचार प्रौद्योगिकी के लिए, समुद्री खोज और बचाव के लिए, ठीक है। और 2026-30 तक की अवधि के लिए सांस्कृतिक सहयोग पर एमओयू साइन हुआ है। पढ़ लो, ज़्यादा इनको याद करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 से 16 जून को साइप्रस गणराज्य की आधिकारिक यात्रा की, और ये पुरानी बात बता रहे हैं 2025 की, कि इन्होंने भी यात्रा की थी साइप्रस की, और साइप्रस का राष्ट्रीय सम्मान इनको मिला था ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मैकारियोज 3, ठीक है। ये इनको सम्मान दिया गया था जब ये साइप्रस की यात्रा पर गए थे, तो ठीक है। तो भूमध्य सागर आप लोगों के लिए मैपिंग सेक्शन में काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी, ठीक है। और भूमध्य सागर में कौन कौन सी ऐसे देश पड़ते हैं? भूमध्य सागर में बताओ, भूमध्य सागर में कौन कौन सी कंट्रीज हैं? माल्टा, साइप्रस, कोई इटली। और इटली, इटली उसके द्वीपों की बात कर रहे हैं। इटली का एक आइलैंड है, कोई बताएगा? सिसिली सिसिली। सिसिली, हाँ, सिसिली। और कोई? सार्डिनिया भी है ना। सार्डिनिया, हाँ। और बताओ। माल्टा की राजधानी वेलेट्टा, वेलेट्टा, ये पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। साइप्रस की राजधानी निकोसिया, यही है ना, यस। निकोसिया, ठीक है। कुछ आइलैंड्स हैं ये, याद रखना, भूमध्य सागर में पड़ते हैं ये, ठीक है। अब बात करते हैं भारत वियतनाम की। तो ये तो पता है, वियतनाम की लोकेशन आपको पता ही है, वियतनाम किधर पड़ता है, कहाँ पड़ता है, ठीक है। इसको मैप में ज़रा देखना, थाईलैंड के पास, इधर कंबोडिया के पास पड़ता है ये वियतनाम। और यहाँ पर एक कंट्री है जो लैंडलॉक कंट्री बोला जाता है, कौन सा? लाओस, लाओस। लाओस, ठीक है। तो यहाँ देखो, 5 से 7 मई 2026 तक वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव और राष्ट्रपति यहाँ के कौन है? तोलाम, तोलाम ने भारत की यात्रा की थी, भारत की राज की यात्रा पर रहे हैं ये मई में 2026 में। और जब ये राष्ट्रपति बने, पद ग्रहण उन्होंने किया, तो तुरंत के तुरंत 1 महीने के अंदर ही इंडिया आए, ठीक है। और राष्ट्रपति तोलाम ने अपनी भारत की यात्रा, अपनी जो यात्रा है, भारतीय यात्रा की शुरुआत बोध गया से की है, बोध गया से की, और उन्होंने महाबोधि मंदिर और वियतनाम मंदिर में दर्शन किए। हैदराबाद हाउस में मोदी जी और इनके बीच में द्विपक्षीय वार्ता हुई है, दोनों दोनों लोगों के बीच में। यहाँ देखो, साझा विरासत को जीवंत रखने के लिए भारत वियतनाम की प्राचीन चंपा सभ्यता, इसको याद रखना, चंपा सभ्यता की निहान टावर और यूनेस्को विश्व विरासत स्थल माई शॉन मंदिरों का जीर्णोद्धार कर रहा है। और इसके साथ ही
अब चंपा जो सभ्यता है वो प्राचीन पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण भी किया जाएगा। एक प्राचीन पांडुलिपि है तो उसका डिजिटलीकरण करने की बात की गई है। और मोदी जी ने वियतनाम को भारत की ईस्ट पॉलिसी और विजन महासागर का एक प्रमुख स्तंभ बताया। वियतनाम अब औपचारिक रूप से भारत इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव में शामिल हो गया है। ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं। तो भारत ने 2026 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में वियतनाम की पार्टनर कंट्री भूमिका के समर्थन की पुष्टि करी है। तो पार्टनर कंट्री के रूप में इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो ब्रिक्स का जो समिट हुआ है वो कहाँ पर हुआ इस बार? 18वां समिट हुआ है ब्रिक्स का। ठीक है, कौन सा नंबर का? 18वें नंबर का। और जो है ब्रिक्स समिट की मेजबानी किसने करी है? तो ब्रिक्स समिट की मेजबानी करी है भारत ने। ठीक है, ब्रिक्स समिट की मेजबानी करी है किसने? भारत ने। कौन से नंबर का है? 18वें नंबर का है। चलो मुझे बताओ जरा कोई, इससे पहले 70 नंबर का जो समिट है ब्रिक्स कहाँ पर हुआ है? ब्राजील। ब्राज़ील। ठीक है, 18वें नंबर का भारत। एक बार इसको चेक कर लेना आप लोग जरा, ब्राज़ील हुआ है ना? क्योंकि आई थिंक सीक्वेंस से होता है। ब्राजील 16वां, रसिया के कजान में हुआ था। 16वां हुआ है। 16वां रसिया में हुआ है, रसिया के कजान में। हाँ 17वां 16वां जो, ब्राजील। हाँ 16वां जो है रूस में हुआ है, कजान में। कजान, रूस के कजान में हुआ है 16वां। 17वां जो है ब्राज़ील में हुआ है। ब्राज़ील में भी कहाँ पर? rio de janeiro। हाँ, सब वहीं होता है। ठीक है, और भारत में जो 18वां समिट जो हुआ है वो नई दिल्ली में हुआ है, याद रखना। ठीक है, 18वां समिट जो है नई दिल्ली में हुआ है। और इस बार अध्यक्षता भारत के पास थी। उसकी थीम याद रखना, थीम क्या है? बिल्डिंग फॉर रेजिलेंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, ये इसकी थीम है इस बार की। ठीक है, ब्रिक्स समिट। नेक्स्ट देखो, भारत और दक्षिण कोरिया की बात करें तो दक्षिण कोरिया से तो खैर इंडिया के रिलेशन ठीक ठाक हैं। और नॉर्थ कोरिया की बात करें तो दक्षिण कोरिया के जस्ट ऊपर या कंट्री आपको देखने को मिलेगा नॉर्थ कोरिया। और नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है, कौन सी? 38वीं समांतर रेखा। 38वीं समांतर रेखा। ठीक है, और साउथ कोरिया नीचे नीचे पड़ता है ये। तो साउथ कोरिया के जो राष्ट्रपति हैं ली जे म्यूंग इन्होंने जो है भारत की पहली राजकीय यात्रा की इन्होंने। अप्रैल की बात है, ये अप्रैल में आए थे। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो बात है जो मैंने अभी ऊपर आपको बताई थी कि मोदी जी ने कौन कौन से देशों की यात्रा की है। क्रम जरा एक बार बता दो मुझे, कोई बताएगा? सबसे पहले किस देश की यात्रा की थी? फ्रांस, स्लोवाकिया, फ्रांस। हाँ, फ्रांस गए, फिर स्लोवाकिया गए। हालांकि दोबारा से फिर स्लोवाकिया के जाने के बाद फिर दोबारा फ्रांस में आए G7 समिट में पार्टिसिपेट करने के लिए। ठीक है, और उसके बाद कहाँ गए? उसके बाद सब बाकी सब आए हैं इंडिया में। हाँ ठीक है, यही तो नहीं हुआ था। ठीक है, यहाँ देखो, हैदराबाद हाउस में दोनों नेताओं ने सीता अशोक का एक पौधा लगाया जिसे बाद में अयोध्या के क्वीन हैव मेमोरियल पार्क में ले जाया गया। ठीक है, राष्ट्रपति ली ने भारत मंडपम में दक्षिण कोरिया व्यापार मंच में भाग लिया। ठीक है, दक्षिण कोरिया व्यापार मंच में भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया। और वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को मौजूदा $27 बिलियन से बढ़ाकर कितना करने का टारगेट रखा है? $50 बिलियन तक टारगेट रखा है।
कि 2030 तक जो द्विपक्षीय व्यापार है, जो समझौता है द्विपक्षीय व्यापार, तो 27 बिलियन डॉलर से बढ़ाकर कितना करेंगे, 50 बिलियन डॉलर तक टारगेट रखा है, कितना कर लेंगे। ठीक है। वर्ष 2028-29 को भारत दक्षिण कोरिया मैत्री वर्ष घोषित किया गया। भारत दक्षिण कोरिया मैत्री वर्ष। ठीक है। और दक्षिण कोरिया अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की यहाँ पे बात कर रहे हैं, ISA की। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है, गुरुग्राम। गुरुग्राम। ठीक है, नई दिल्ली, गुरुग्राम। ठीक है, ISA। तो यहाँ पर दक्षिण कोरिया जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सोलर गठबंधन में शामिल हुआ है, जबकि भारत ने दक्षिण कोरिया स्थित ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट, ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट GGGI, GGI। ठीक है। तो दक्षिण कोरिया स्थित GGI इसकी सदस्यता ग्रहण करी है भारत ने, इसकी इसी GGI की, जबकि दक्षिण कोरिया ने ISA की सदस्यता ग्रहण करी है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की। ठीक है। चलो आप लोग मुझे सर्च करके बताना एक क्वेश्चन कि भारत में ऐसे कितने अंतर्राष्ट्रीय संस्थान हैं जिनका हेडक्वार्टर भारत में, ऐसे कितने अंतर्राष्ट्रीय संस्थान हैं जिनका हेडक्वार्टर जो है वो भारत में है। एक तो ये हो गया, तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस हो गया। ठीक है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस हो गया, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, एक तो यही हो गया सोलर। IBCA, और एक ISA हो गया। और कोई है इसके अलावा, और कोई है जी, सर्च करके बताना मुझे कि इन दोनों के अलावा और भी कोई है जिसका हेडक्वार्टर जो है वो इंडिया में है। अब बात करते हैं भारत ऑस्ट्रिया की। ऑस्ट्रिया आपको पता ही है यूरोपियन कंट्री है। ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है, वियना। तो ऑस्ट्रिया की संघीय चांसलर क्रिश्चियन स्टोका, इन्होंने अप्रैल में भारत की यात्रा पर ही आए हैं, और प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करी भारत ऑस्ट्रिया संबंधों पर 3T। अब ये 3T का मतलब यहाँ पर क्या है, 3T का मतलब है ट्रेड, टेक्नोलॉजी और टैलेंट। ठीक है। तो इन तीनों को रेखांकित किया है मोदी जी ने, द्विपक्षीय वार्ता करी है भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंधों के बीच में, और 3T को रेखांकित किया कि ट्रेड करेंगे, टेक्नोलॉजी में भी दोनों लोग आपस में, और टैलेंट में। यहाँ देखो, उभरते हुए खतरों से निपटने के लिए संस्थागत साइबर सुरक्षा संवाद भी शुरू किया है, और ऑस्ट्रेलिया के शीर्ष तकनीकी विश्वविद्यालयों द्वारा भारतीय छात्रों के लिए फोकस इंडिया पहल की भी शुरुआत करी है। इसकी फोकस इंडिया पहल की शुरुआत करी है भारतीय छात्रों के लिए। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट देखो, अब भारत फिनलैंड की बात करते हैं। देखो मुझे ये सब पर याद करने की जरूरत नहीं, हटाओ। यहाँ देखो, ठीक है। देखो, भारत और फिनलैंड की बात करते हैं, तो फिनलैंड आपको पता ही है कि कहाँ यूरोपियन कंट्री है, और कई सारी रैंकिंग में आप देखोगे फिनलैंड टॉप पे रहता है। जैसे हैप्पीनेस इंडेक्स में फिनलैंड टॉप पे रहता है, और हजार झीलों का देश, एक ही तो है, एक नहीं है, एक और है भाई, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का भी हेडक्वार्टर है। ठीक है, नई दिल्ली में ही है इसका, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का, और ISA का है। दो तो कंफर्म है इनकी हेडक्वार्टर है, बाकी आप लोग देखना कि कोई और हो तो बताना। अब बात करते हैं फिनलैंड की। तो हजार झीलों का देश बोलते हैं फिनलैंड को। ठीक है, फिनलैंड के राष्ट्रपति डॉक्टर एलेक्जेंडर स्टब। तो डॉक्टर एलेक्जेंडर
स्टेप जो है इन्होंने भारत की यात्रा की है, भारत की राज की यात्रा पर रहे हैं ये। और बातें क्या क्या हुई हैं, तो भारत और फिनलैंड फिनलैंड वर्ष 2026 के उत्तरार्ध में भारत में वर्ल्ड सर्कुलर इकोनॉमी फोरम की फोरम की सह मेजबानी करेंगे। ठीक है, भारत और फिनलैंड दोनों जो है वो 2026 के उत्तरार्ध में भारत में वर्ल्ड सर्कुलर इकोनॉमी फोरम की मेजबानी दोनों करेंगे। और फिनलैंड ने हालांकि हिंद प्रशांत महासागर पहल में शामिल हुआ है इसमें। ठीक है, उसकी रुचि रखी है, तो जिसने भारत ने ये बोला है। ठीक है, यहाँ देखो दोनों देशों ने जनवरी 2026 में रोवानिएमी फिनलैंड में हुए पहले भारत फिनलैंड आर्कटिक संवाद का संज्ञान लिया। और फिर देखो ये एमओयू साइन हुए हैं, इन सबको हटाओ, इन सबको नहीं पढ़ना। ठीक है, बस ये इतना इम्पोर्टेंट मुझे यहाँ तक लगा था, ये यहाँ तक। उसके बाद आपको जैसे भारत और कनाडा की यात्रा हुई है, तो कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी आए हैं, तो बस इनको याद रखना कि प्रधानमंत्री कौन है, कार्नी, ये यहाँ पर आए हैं। और हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री मोदी जी और इन दोनों के बीच में बातचीत हुई है, प्रधानमंत्री कार्नी के बीच में और मोदी जी के बीच में बातचीत हुई। और वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य के मार्गदर्शन सिद्धांत पर आधारित संयुक्त वक्तव्य भी जारी किया है इन्होंने कनाडा के बीच में जब इनकी बातचीत हुई है तो। ठीक है, बाकी देखो इनके बीच में भी एमओयू साइन हुए कई सारे। भारत कनाडा सीईओ फोरम का पुनर्गठन किया गया, द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाएंगे, यही सब देखो बातें होती हैं। ये देखो एमओयू, कितने सारे एमओयू साइन हुए हैं। परमाणु ऊर्जा विभाग और कनाडा की कंपनी केमेको के बीच में यूरेनियम अयस्क सांद्र की आपूर्ति के लिए, क्योंकि कनाडा यूरेनियम का उत्पादन करता है अच्छा खासा। ठीक है, तो कनाडा से हम लोग यूरेनियम को क्या करते हैं, आयात भी करते हैं। वैसे पूरी दुनिया में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक कंट्री जो है वो कौन सा है? कजाकिस्तान। कजाकिस्तान। हाँ, कजाकिस्तान गर्भ में करता है। सर ऑस्ट्रेलिया। हाँ, तो वैश्विक स्तर पर एक सीक्वेंस, ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, इसको लिखना अपनी कॉपी पे कि वैश्विक स्तर पे दुनिया में शीर्ष 3 या 4 कंट्री जैसे बताना जो यूरेनियम के उत्पादक कंट्री हैं, सबसे ज़्यादा यूरेनियम का उत्पादन करते हैं। ठीक है, और किसी आधिकारिक वेबसाइट पे जाके इसको देखना। ठीक है, नहीं तो अलग अलग जगह पे अलग अलग देखने को मिलेगा, कहीं कुछ कहीं कुछ। ये ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का भी हेडक्वार्टर इंडिया में है। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, यस। ठीक है, देखो 3 मिल गए हम लोगों को। ठीक है, तो ये कहाँ, नई दिल्ली में ही होगा इसका हेडक्वार्टर भी। यस। ठीक है, गुड। अब यहाँ देखो ब्राज़ील की यात्रा, ब्राज़ील के जो राष्ट्रपति हैं लूला दी सिल्वा, इन्होंने भारत की यात्रा करी है फरवरी में 2026 में। ठीक है, एआई इम्पैक्ट समिट, ये हमने बात की थी अभी ऊपर कि जो इंडिया में जो एआई इम्पैक्ट समिट हुआ है, एआई इम्पैक्ट समिट कहाँ पर हुआ है, नई दिल्ली में। तो इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए इन्होंने जो है ये आए थे भारत, ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला दी सिल्वा। ठीक है, और ये हैदराबाद हाउस में सबकी मुलाकात हो रही है मोस्टली, देखो मोदी जी के बीच में और जो भी राष्ट्राध्यक्ष आ रहा है उनके बीच में द्विपक्षीय वार्ता हो रही है हैदराबाद हाउस में। ठीक है, और ब्राज़ील लैटिन अमेरिका का सबसे बड़ा भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है ब्राज़ील। सबसे ज़्यादा ट्रेड होता है, मतलब दक्षिण अमेरिकी कंट्री में सबसे ज़्यादा ट्रेड हम लोग इससे कर रहे हैं ब्राज़ील से। कॉफ़ी का प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा करता है ब्राज़ील, आपको पता ही है। ठीक है, और ब्राज़ील में एक बंदरगाह है जिसे कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, कौन सा? सैंटोस बंदरगाह, कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से जानते हैं। ठीक है, जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा संकरण के संदर्भ में दोनों देशों ने बेलम 4x सतत ईंधन प्रतिज्ञा के प्रति प्रतिबद्धता जताई, जिसका लक्ष्य 2035 तक सतत ईंधन के वैश्विक उपयोग को वर्ष 2024 तक के स्तर से कम 4 गुना बढ़ाना है। ठीक है, बाकी ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, देखना चाहो तो आप दे सकते हो। कौन कौन से राष्ट्राध्यक्ष हैं यहाँ पे, सेशेल्स के कौन है देखो,
पैट्रिक हर्बनी, क्योंकि एक क्वेश्चन पक्का है, 100% है कि एक क्वेश्चन आता है कि देशों के राष्ट्राध्यक्ष पे कि कोई राष्ट्रपति कौन किसी देश का, या सीसेल्स का कौन है, या मलेशिया कौन है, मैचिंग में क्वेश्चन बना देता है। सीधा तो नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ मैचिंग में क्वेश्चन जरूर जरूर बनाता है। या बोलेगा निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो 3 तो सुमेलित होंगे, एक सुमेलित नहीं होगा। ठीक है, तो पता होना चाहिए आपको। ठीक है, जैसे मोदी जी और पीएम अनवर अनवर इब्राहिम ये मलेशिया के हैं। ठीक है, और ये सीसेल्स के राष्ट्रपति ये है हरमनी। ठीक है, और ये सब याद रखने चाहते हैं, यही छोड़ दो। इथोपिया प्रधानमंत्री अबी अहमद अली, दिसंबर की बात है ये पुरानी, बस इनके प्रधानमंत्री याद रख लो बस। जर्मनी के चांसलर होते हैं, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, ये जर्मनी के चांसलर हैं। बस ये सब छोड़ दो, कुछ नहीं पढ़ना है इनमें से, पुरानी बातें हैं। तब तक दिसंबर में पेपर है, तब तक कुछ नई चीज़ें और आएंगी। जॉर्डन नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये सब छोड़ देना, सब नहीं पढ़ना है। बहुत सारी डिटेल है, तो बस इतना रखना। यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया आपका, इसको हटा देना। जो जो चीज़ें हैं मैंने जो बताई हैं बस उनको ध्यान देना। जैसे ये देखो, नामीबिया की राष्ट्रपति, पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी ये नोटोमो नंदी नदेतवा। ये पूछा गया क्वेश्चन है ना, ये पूछा गया था। तो ऐसी चीज़ें बस इंपॉर्टेंट होती हैं, ये उसी टाइम में चर्चा में रहा था, तो इसलिए पूछा गया था क्वेश्चन। बाकी ये बहुत सारे एमओयू साइन हुए, हर देश के साथ होते हैं। ऐसे एमओयू पढ़ने लग गए तो फिर एमओयू की एक किताब बन जाएगी। ठीक है, तो इसलिए इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। चलिए, तो ये यहाँ तक। इसके बाद हम लोग अगला जो अब डेली करेंगे क्लास, जो मिस हुई है अब मिस नहीं होगी, अब डेली करेंगे क्लास। ठीक है, तो अब ये कल आपका ये वाला कंप्लीट कर देंगे, अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण वाला टॉपिक। ठीक है, चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।